हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। 100 क्वेश्चंस की मैं सीरीज लेकर के आई हूं। हम 100 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हम इस सीरीज में, जिसमें आज के सेशन में जितना हो पाएगा मैं करूंगी। एंड जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रहेंगे वो हम नेक्स्ट सेशंस में देखते जाएंगे। राइट, सो आई होप आप को जो भी मैं आज पढ़ाऊंगी वो पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फॉर श्योर वो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। एंड आप इंजॉय करेंगे मेरी स्टडीज को। राइट, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आप उसको एंजॉय करेंगे। एंड आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छा या बुरा लगे, जो भी कंटेंट्स में लेके आती हूँ, या फिर क्वेश्चंस में जो समझाने में मैं कहीं अगर आपको लगता है लैग कर रही हूँ। क्योंकि मेरा जो मेन मोटो है कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊँ वो कॉन्सेप्चुअली पढ़ाऊँ। जरूरी नहीं कि हम क्वांटिटी पे फोकस करें। आई एम गोइंग विद द क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ। क्योंकि आई बिलीव इन क्वालिटी, बट क्वालिटी के साथ साथ हमें क्वांटिटी भी मेंटेन करनी चाहिए। राइट, सो हम दोनों पे फोकस करेंगे। एंड अगर आपको मेरे सेशंस अच्छे लगते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। आई बी आई बी मोटिवेटेड एंड आई ट्राई टू बेस्ट माई सेल्फ। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप किसी को मोटिवेट करते हैं या फिर मोटिवेटेड होते हैं तो आपने देखा होगा कि अच्छा काम करते हैं हम, अगर हम मोटिवेटेड रहते हैं। तो मोटिवेटेड रहने के लिए मोटिवेशन कहीं ना कहीं से तो आता है। सो आप मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे अगर आप अच्छे कमेंट्स देते हैं मेरे वीडियोस पे। एंड अगर लगता है कहीं पे लैग कर रही हूँ तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। आई विल वर्क ऑन दैट। राइट, एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट ज़ेआरएफ 2022। राइट, एंड हम पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर की। तो हमारा क्वेश्चन पहला होगा, पहला क्वेश्चन आज का। विल सी हियर। The Constitution of India deals with distribution of legislative powers between central and state legislatures. The provision is contained under which article of the Constitution of India? Let me read the question again. The Constitution of India deals with distribution of legislative powers between central and state legislatures. The provision is contained अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो आपको फाइंड करना है किस आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आपको आपने देखा है, ये संविधान में जो लिखा हुआ है, किस आर्टिकल में जो कॉन्स्टिट्यूशन डील करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर। सो आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है। राइट, आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स ओनली, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर पाए वंस अगेन एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड द आंसर। So Article 246 would be right answer for this question. Option number third. So option number third would be the right answer, that Constitution of India deals with distribution of legislative powers between central and state legislatures. Right? Let's move to next question. Match list A with list B and choose the right answer by using the codes given. लिस्ट ए एंड लिस्ट बी आपके सामने दिया गया है। लिस्ट ए में दिया गया है स्टाफिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आपको लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। लिस्ट बी में आप देख रहे हैं मोटिवेशन, ट्रेनिंग, फोरकास्टिंग एंड कंपैरिजन ऑफ प्रोग्राम्स दिया गया हुआ है। सो आपके पास 10 सेकेंड्स हैं, आप इसको मैच करके देखिए एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। राइट, सो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे स्टाफिंग को किससे मैच करेंगे। स्टाफिंग के बाद क्या आता है, आप क्या देखते हैं, स्टाफिंग को किससे मैच होना चाहिए। सो अगर आप एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेंगे कि अच्छा इसका स्टाफिंग का क्या होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, नहीं नहीं, कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा है। फिर आप देखेंगे कि स्टाफिंग का क्या आप इसको फोरकास्टिंग से कर सकते हैं, नहीं नहीं, ये भी कुछ अप्रोप्रिएट सा नहीं लग रहा है। फिर आप देखेंगे स्टाफिंग किससे मैच होना चाहिए, कंपेरिजन ऑफ परफॉर्मेंस, तो ये भी कुछ अप्रोप्रिएट सा नहीं लग रहा है। तो आपको जो अप्रोप्रिएट लग रहा है वो है स्टाफिंग का जो सही मैच है वो है ट्रेनिंग से।
आप जब इम्प्लॉयज की हायरिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, उनको स्टाफ करते हैं, तो उसके बाद क्या प्रोसेस आता है, उसके बाद तो आप ट्रेनिंग देते हैं, राइट। सो आप स्टाफिंग के बाद ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, स्टाफिंग के तुरंत बाद आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, राइट। तो स्टाफिंग का सही मैच हो जाएगा ट्रेनिंग। दूसरा देखेंगे प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होना चाहिए, प्लानिंग क्या मोटिवेशन है, नो। प्लानिंग ट्रेनिंग है, नो। प्लानिंग का क्या हो रोल है यहाँ पे, कंपेरिजन ऑफ परफॉर्मेंस, नो। सो यहाँ पे आप देखेंगे प्लानिंग का जो सही मैच है वो है फोरकास्टिंग। आप किसी चीज को प्लान करते हैं तो आप फोरकास्टिंग करते हैं ना, कि अच्छा क्या होगा फ्यूचर में, कैसा होना चाहिए, किस वे में जाना चाहिए, तो आप प्लान करते हैं। तो प्लानिंग किसके बेसिस पे करते हैं, आप फोरकास्टिंग के बेसिस पे करते हैं, राइट। कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या आउटपुट निकल के आएगा, किस तरह से चीजें एग्जीक्यूट होंगी और क्या उसका रिजल्ट निकल के आएगा, तो उसकी आप फोरकास्टिंग करते हैं प्लानिंग से पहले, राइट। सो प्लानिंग शुड बी, प्लानिंग का जो सही मैच होगा दैट इज फोरकास्टिंग। सो अगर आपको एग्जाम में एक या दो भी अगर आपने मैच कर लिया तो बाकी तो आप फट से आप आंसर कर देंगे कि ठीक है, बाकी में ये ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। जस्ट लाइक आपने वन में देखा कि वन में 1 2 3 4 एक लाइक सीक्वेंस में दे दिया गया कि वन का वन हो जाएगा, टू का टू होगा, थ्री का थ्री हो जाएगा, फोर का फोर हो जाएगा। और तीसरा में आप देखेंगे कि देख तीसरे में स्टाफिंग का फोरकास्टिंग दिखा रहा है, तो लाइक आपको अप्रोप्रिएट सा नहीं लगा, तो तीसरा भी एलिमेंट हो गया। फिर आपने चौथा ऑप्शन देखा कि स्टाफिंग का क्या कंपेरिजन ऑफ परफॉर्मेंस होगा, क्या ए का फोर होगा, नहीं। तो बाकी के तीन ऑप्शन में आपने देखा कि बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। आपने देखा कि ऑप्शन टू में ही ऐसा लग रहा है कि जो बिल्कुल सही, आपने दो फाइंड कर लिया ऊपर के या फिर बीच के कोई सा भी दो आपने मैच कर लिया, बाकी के दो अगर नहीं मैच कर रहे हैं और आपने देखा कि अदर ऑप्शन में भी ऐसा कोई चांस नहीं है कंफ्यूजन का, तो आप फट से आंसर मार्क करके आप आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आपको टाइम भी सेव करना है एग्जाम में, राइट। क्योंकि आपके एग्जाम में आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको सॉल्व करना होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, राइट। क्योंकि जो जो आपको वो पैरा देते हैं वो कभी कभी तो बहुत इजी दे देते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़े से उसके आप जिस जार्गन जॉर्गन वर्ड्स यू कैन से, जॉर्गन वर्ड्स की वजह से आप समझ नहीं पाते, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए में टाइम लगता है, जो डाटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट होता है उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, तो उन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, जिससे कि वो बैलेंस बन जाएगा एक, राइट। सो एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेकर के आप लेकर के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजिली, राइट। सो स्टाफिंग का हो जाएगा ट्रेनिंग, प्लानिंग का हो जाएगा फोरकास्टिंग, डायरेक्टिंग का हो जाएगा मोटिवेशन एंड कंट्रोलिंग का हो जाएगा कंपेरिजन ऑफ परफॉर्मेंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो मेरा मोटो है कि मैं क्वेश्चन के साथ आपको समझा के भी पढ़ाऊं, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि सिर्फ हम क्वेश्चंस करे जाएंगे, आंसर मार्क करते जाएंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगी। सो आई एम ट्राइंग दैट आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, और जहां पे मुझे लगेगा कि एक क्वेश्चन से तीन चार क्वेश्चन और बनते हैं या फिर बन सकते हैं, तो मैं आपको वहां पर उनकी भी बात करूंगी, जिससे कि आपके एक क्वेश्चन से दो तीन क्वेश्चन और तैयार हो जाए, राइट। बिकॉज अगर इस तरह से अगर हम स्टडी करते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करते हैं, तो ही हम अपने टारगेट की तरफ जा पाएंगे, राइट। सो व्हाट इज कॉमन टू सर विलियम गैरोस जजमेंट 1816 इन ग्रेट ब्रिटेन, द फिलाडेल्फिया कॉर्डवेनर्स केस 1806 1806 in USA and Madras Labor Union case 1921 in India, right? Let me read the question again. What is common to Sir William Garrow's judgment 1816 1816 in Great Britain, the Philadelphia Garrow Cordwainers case 1806 in USA and Madras Labor Union case 1921 in India? सो आपको सही आंसर फाइंड करना है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस है। फर्स्ट, डिक्लेयर द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कर्स लीगल। Second, declare the combination of workers illegal. Third, declare the combination of workers quasi-legal. And fourth, declare the combination of workers ethical but not legal. So आपको सही आंसर फाइंड करना है। Please read the question again and try to solve the question. राइट। सो इसका सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, डिक्लेयर द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कर्स इलीगल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया डिक्लेयर द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कर्स इलीगल। ठीक है, जो वर्कर्स का कॉम्बिनेशन था वो इलीगल था, राइट।
This is declared by this, Sir William Gallows judgment 1816 in Great Britain, the Philadelphia Court Winners case 1806 in USA, and Madras Labor case 1922 in India. Right? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. So next question देखेंगे, which of the following statements about quality is not true? क्वालिटी के बारे में क्या ट्रू नहीं है आपको फाइंड करना है. आपके सामने ऑप्शंस है. ऑप्शन नंबर 1, quality is all about meeting or exceeding customer expectation. Second, performance, durability, services available and ease of repair are attributes of quality. Third, W. Edwards Deming and Joseph M. Juran are quality gurus who taught the Japanese on quality issues. Fourth, statistical analysis has no place in total quality management. Right? So आपके सामने options है. Please try to solve the question. So here the correct answer for this question is option number 4. Statistical analysis has no place in total quality management. Right? So यहाँ पे ऑप्शन में डाल दिया है नो, इसलिए ये नॉट ट्रू हो गया. अगर नो नहीं डालता तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होता. दैट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैज प्लेस इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. बाकी के जो ऊपर के 3 ऑप्शंस हैं ये ट्रू हैं, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट ट्रू पूछा था तो हमने नॉट ट्रू फाइंड किया. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. बट बाकी को भी समझेंगे. जो क्वालिटी की बात करेंगे, क्वालिटी में क्या क्या चीजें सही हैं, आपको क्या देखने को मिलता है. क्वालिटी इज ऑल अबाउट मीटिंग और एक्सीडिंग कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस. सो ऑब्वियसली बात है, जो क्वालिटी होती है उसमें क्या होता है कि कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनको मीट करना. दैट इज द क्वालिटी. Performance, durability, service available and ease of repair are attributes of quality. This is also correct. Did this talk about quality? And third, W. Edwards Deming and Joseph M. Juran are quality gurus. इनको क्वालिटी गुरुज के नाम से जाना जाता है. who taught the Japanese on quality issues, जिन्होंने जापानीज को क्वालिटी इश्यूज के बारे में टॉट किया, पढ़ाया, बताया, उनको टीच किया उनको. राइट? So these 3 options are correct, like they are the the right explanation of quality. But यहाँ पे not true पूछा था, तो that is why you found the question option number 4 is the correct option as per the question. Statistical analysis has no place in quality, in total quality management. Right? Let's move to the next question. Which of the following is not true relating to prohibition of strikes in Public Utility Services under the Industrial Disputes Act 1947. So आपको पूछा गया है not true relating to prohibition of strikes in public utility services. कभी कभी हम क्वेश्चंस एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चंस को पढ़ते तो हैं, लेकिन गलत आते हुए भी क्वेश्चन को हम गलत मार्क कर देते हैं, बिकॉज हम नॉट ट्रू का ध्यान नहीं देते. आप हमेशा जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्जाम में, आप नॉट ट्रू, ट्रू ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि क्या लिखा है, क्वेश्चन की फॉर्मेशन क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है. नॉट को कभी भी आप स्किप नहीं करेंगे. राइट? सो यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है. सो इसके सामने आपके आपके इस क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए गए हैं. ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे. विदाउट गिविंग द एम्प्लॉयर नोटिस ऑफ स्ट्राइक विद इन 6 weeks बिफोर स्ट्राइकिंग. सेकेंड, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस ऑफ स्ट्राइक. थर्ड, within 14 days of giving a notice of strike. And fourth, during the pendency of any collision, conciliation proceedings and 10 days after conclusion of such proceedings. Right? आपके सामने ऑप्शंस हैं. आप एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. राइट? सो आपको नॉट ट्रू फाइंड करना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग एंड 10 days आफ्टर कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स. ये बिल्कुल गलत है. राइट? इसमें ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है. आप ये नॉट ट्रू पूछा था तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है इसका. बाकी की 3 ऑप्शंस में समझा देती हूँ आपको. पहला दिया गया है विदाउट गिविंग टू द एम्प्लॉयर नोटिस ऑफ स्ट्राइक within 6 weeks before striking.
ठीक है। सो इसमें क्या होता है, विदाउट गिविंग टू द एम्प्लॉयर नोटिस ऑफ स्ट्राइक विद इन 6 वीक्स ऑफ स्ट्राइकिंग। सो क्या कहते हैं कि अगर 6 वीक्स की बात कर रहे हैं तो 6 वीक्स से अंदर अगर आप नोटिस नहीं भी देते हैं, जैसे कोई भी इंक्वायरी हुई है, ठीक है, लाइक आप क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा है। द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिलेटिंग टू प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है। सो यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स इन यूटिलिटी सर्विसेज की बात कर रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन में नॉट नहीं होता तो उसके बेसिस पे ये जो 3 ऑप्शंस हैं 1 2 3 कैसे करेक्ट होंगे मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो क्लॉज दिया गया है, जिसमें जो पॉइंट दिया गया है, without giving to the employer notice of strike within 6 weeks of a strike before striking। ठीक है, ये prohibitions है। Second, before the expiry of the date specified in the notice of strike। Third, within 14 days of giving a notice of strike। so ये सारे options अगर question में not नहीं होते तो ये true होते, right? राइट। और यहाँ पे क्योंकि नॉट पूछा है तो ये नॉट आपका फोर्थ में दिया, फोर्थ आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी काउंसिलिएशन प्रोसीडिंग एंड 10 days आफ्टर काउंसिलिएशन कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग, दिस इज नॉट ट्रू एज पर द क्वेश्चन, राइट। सो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, राइट। आई होप हमने कुछ क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस किए हैं आपको समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट सेशन में मैं इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी आपको। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर मेरे वीडियोस, मेरे टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद आती है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल वर्क ऑन दैट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।